नमस्कार ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା। ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନର ଶେଷ ପ୍ରଚାର ହୋଇସାରିଛି ସୋମବାର ଦିନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳବଳ କୌଶଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି। 294 ସିଟ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗତ ଥରର ଯଦି ହିସାବ କିତାବ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 215 ସିଟ୍ ଟିଏମସି କୁ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଫଳାଫଳ ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ବିଜେପି ଯେହେତୁ 77 ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଆଉ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ଏଥର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ସେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ସଂସଦ, ସଡ଼କ, ନ୍ୟାୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲଢିବାକୁ ପଡିଛି। ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସମ୍ବିତ ପାଲ ରହିଛନ୍ତି। संबित जी, स्वागत करती हूँ आपको। वेस्ट बंगाल का हालात अभी कैसा है? देखिए, वेस्ट बंगाल में ऐसा एक चुनाव होने के लिए जा रहे हैं जहां पे ये पहली बार ऐसा है कि ऑलमोस्ट 40 लाख लोग जिसका नाम इस बार वोटर लिस्ट में नहीं है, हाँ। उसमें से ज्यादातर लोग अभी अपील कर रहे हैं कि उसका नाम वोटर लिस्ट में लाया जाए। और ये हुआ है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का जो स्पेशल SIR जो हुआ है उसी के तहत ये सिचुएशन हो गया है। और ये एक मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, ये कभी नहीं हुआ है भारत, मतलब इंडिया में भी कभी नहीं हुआ है और पश्चिम बंगाल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये परिस्थिति में जो चुनाव होते जा रहे हैं और ऊपर से जो चुनाव कमीशन है वो बहुत सारे चेंजेस और रिशफल भी किया है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस रैंक एंड फाइल्स में। तो ये सब कुछ मिला के इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही अलग तरह का होने को जा रहे हैं। जो इश्यूज होना चाहिए था, हाँ। जैसे करप्शन बड़ा इशू होना चाहिए था, हाँ। मिस गवर्नेंस बड़ा इशू होना चाहिए था, तो वो सब छोड़ के अभी ये चुनाव ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस वर्सेस इलेक्शन कमीशन का चुनाव हो गया है। और इसी में ही भाजपा जो है वो फायदा लूटने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उतना स्ट्रांग नहीं है जैसे टीएमसी का ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये जो एक सिचुएशन खड़ा कर दिया गया है चुनाव के पहले, इसी के तहत भाजपा को लग रहा है कि दे कैन डिफीट तृणमूल कांग्रेस। इस चुनाव में वो सत्ता में आ सकता है, ऐसे ही पीछ लेके चल रहा है। संबित जी, जैसे आपने कहा कि SIR में जो कुछ हुआ वो बिहार में नहीं हुआ था, और जब बिहार में SIR चल रहा था तो सब लोग बोल रहे थे कि SIR वेस्ट बंगाल को नजर में रख के बिहार में किया जा रहा है। वैसा भी एक नैरेटिव आया था सामने, और वैसा ही हुआ कि वेस्ट बंगाल में SIR का जो सब चला, एक्सरसाइज चला, वो बहुत ही अलग था। तो जैसे आपने कहा कि ममता बनर्जी वर्सेस इलेक्शन कमीशन हो गया, तो इसको लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो हम लोग को जो खबर मिल रहा है कि जो ट्रिब्यूनल, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जिनके पास सुनवाई होनी चाहिए थी, जो 27 लाख नाम बाहर था उन लोगों का, तो अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो बोले थे वो भी नहीं हो रहा है। तो इसे लोग कैसे देख रहे हैं, वोटर कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ इलाका का जो वोटर्स है जिसका जहां ज्यादातर नाम ये इलेक्टोरल रोल के बाहर चला गया है, उधर के लोगों के मन में तो बहुत ही मतलब गुस्सा है। और एक तरीके से देखे तो उनके वो लोग हेल्पलेस भी है, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ट्राइब्यूनल, आप जैसे बोल रही थी, तो ये ट्राइब्यूनल ही इन लोगों का लास्ट रिसोर्ट है कि ट्राइब्यूनल अगर उनको परमिशन देता है। लेकिन आज देखिए, पहला चरण का जो चुनाव का प्रचार है वो खत्म हो गया है, तो 2 दिन में लगता नहीं है कि इतना कुछ हो पाएगा जिससे ये 27 लाख या 30 लाख लोग जो है जो ट्राइब्यूनल में गया है उनका कुछ निर्णय हो सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट बोले थे कि 21 अप्रैल तक जिन लोग का निर्णय हो जाएगा वो 23 में वोट देंगे, जिनका 27 तक आ जाएगा वो 29 में वोट देंगे। तो ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट से आया था, वो भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली वही आया था, लेकिन उतना नाम का मतलब एडजुडिकेशन के बाद जो ट्राइब्यूनल में गया उसका इतना क्लियरेंस नहीं मिला है कि
ज्यादातर लोग वोट दे पाए या उसका जो भी डिस्प्यूट है वो क्लियर हो जाए, तो वो नहीं हुआ है। तो कुछ इलाके में तो ये इसको लेके बहुत ही लोग गुस्से में हैं, हेल्पलेस है। और कुछ लोग जो है जो वो सोचे थे और अभी भी उन लोगों को लगता है कि इस जो प्रक्रिया रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और SIR का, इससे बहुत सारे घुसपैठिया का नाम इसे बाहर चला गया है, तो वो लोग कुछ खुशी नजर आ रहे हैं। मतलब बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स जो है उनका नाम बाहर गया है, रोहिंग्या जो है उनका नाम बाहर गया है, ये जो नैरेटिव बनाया गया है, तो वो कुछ लोगों को लगता है कि ये सही है, क्योंकि ज्यादातर जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो जिला है, जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, उत्तर दिनाजपुर हो गया, हाँ, ये सब जगह से बहुत सारे नाम बाहर चला गया है इलेक्टोरल रोल से। और कुछ लोग जो इसमें यकीन विश्वास करते हैं कि हाँ सच में ही घुसपैठिया थे इधर, और ये वोटर रोल्स में, इलेक्टोरल रोल्स में उनका नाम था। क्या ये नहीं बोल पा रहे कि इन्फिल्ट्रेशन का जो भी मामला है वो बीजेपी गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंटर को ही देखना है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो भी काम है वो सेंटर करेगा। ये नैरेटिव क्या TMC पहुंचा नहीं पा रही? टीएमसी उतना, या टीएमसी ये बात हर मीटिंग में ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी टीएमसी का जो प्रमुख नेताओं हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं, बट ये जो नैरेटिव है कि ये बॉर्डर प्रोटेक्शन जो है वो BSF का काम है, और तो अगर बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है, तो ये नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ऊपर से जो काउंटर नैरेटिव बीजेपी का है कि बहुत सारी जगह में फेंसिंग नहीं हुआ है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत सारी जगह में, और वो इसलिए नहीं हुआ है कि ममता बनर्जी सरकार ने इसके लिए जमीन नहीं दिया है। तो हाँ, तो ये काउंटर नैरेटिव भी चल रहा है। तो अभी जो है कि ग्रासरूट लेवल का कैलकुलेशन चल रहा है दोनों पार्टी की तरफ से ही कि कौन आगे है कौन नहीं है, लेकिन ये अरिथमेटिक जो है बहुत कठिन है, इसीलिए कि किसी के पास आंकड़ा ठीक से नहीं है कितना लोग वोट दे पाएंगे। कुछ भी क्लियर पिक्चर नहीं है कि कितना लोग वोट दे पाएंगे, और देंगे भी तो किसके पक्ष में जाएगा वोट, इसका कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आप कैसे देख रहे हो? ममता दीदी से लोग उब गए हैं क्या? इस बार चेंज चाहते हैं क्या? एंटी इनकम्बेंसी है, और ये है, हम लोग देखे थे जब 2024 में ये अर्जीकर में जो एक घटना हुई, हाँ इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक महिला डॉक्टर वो जो PG कर रही थी उधर, तो उसका रेप और मर्डर हुआ था। उसके बाद जो सरकार के खिलाफ जो नारा उठा था, और लोग जैसे बाहर आ गए थे, बहुत सारे प्रोसेशन निकला और प्रोटेस्ट मार्च हुआ, तो ये सब से लग रहा था कि पीपल आर एंग्री, लोग गुस्से में हैं ये सरकार से। लेकिन ममता बनर्जी वो उस समय तो कवर अप कर लिए थे। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ज्यादातर है शहर का जो इलाका है, अर्बन जो एरिया है उसमें ज्यादा है। गांव के इलाका में हर जगह में नहीं है, कुछ पॉकेट में ऐसा एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है, ऐसे मतलब रिपोर्ट जो हम लोग देख रहे हैं, और ये ग्राउंड लेवल से जो खबर आ रहा है, तो कुछ पॉकेट्स में है। लेकिन एक सेक्शन भी है जो ये सरकार का जो भी स्कीम है, जैसे लक्ष्मी भंडार एक स्कीम है महिलाओं के लिए, तो उससे जो बेनिफिट जिन लोगों को मिला है, वो अभी भी ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। पर बीजेपी इसके ऊपर भी जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें वो लोग बोले हैं, जैसे 1,500 रुपये मिलते हैं लक्ष्मी भंडार में, तो वो लोग उसको 3,000 देने के लिए तैयार है। जैसे DA नहीं मिलता है ठीक से, जो सरकारी वर्कर्स है, तो वो भी बोला है कि DA दिया जाएगा, 7th पे कमीशन लाया जाएगा अगर बीजेपी सत्ता में आता है। तो ये बीजेपी का कोशिश है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है इसको और भी मतलब बढ़वा देना, मतलब आगे लेके जाना है,
और टीएमसी के ऊपर जाके जो स्कीम्स जो है जिसके लिए ममता बनर्जी इतना पॉपुलर बन गई है, उसका काउंटर भी बीजेपी बना रही है। जैसे उड़ीसा में वो उड़िया अस्मिता करके एक टर्म आया और उसी को ही एक इशू बना के पूरा यहाँ पे जो था निर्वाचन के पूरा इधर उधर हो गया। आप जानते हो कि नवीन पटनायक का उनसे बीजेपी तक चला गया शासन, ये सब उल्टा पुल्टा हुआ। तो अभी बंगाल अस्मिता करके एक टर्म के लिए भी हम देख रहे हैं कि जब भी कभी प्रचार हो रहा है, ममता बनर्जी बार बार बोल रहे हैं कि बाहर वाला, ये तो हमेशा बोला जाता है। तो इस बार पूरा नाम लेके बोला जा रहा है कि गुजराती आके ले जाएंगे। तो इसका कुछ इन्फ्लुएंस है, उसका कुछ प्रभाव है? इसका इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि 2021 का जो इलेक्शन था, तो ये इलेक्शन का जो थीम बनाए थे तृणमूल कांग्रेस, वो ऐसा ही था कि बंगाल खुद का लड़की को चाहते हैं, तो दैट इज लाइक ममता बनर्जी को चाहते हैं, तो वो नारा लगाया था। इस बार भी वैसे ही है। और ये तृणमूल कांग्रेस के लिए ये आसान इसीलिए है ये बोलना कि बाहर का लोग आके ये सत्ता का दखल लेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे पॉपुलर फेस बंगाल बीजेपी में कोई नहीं है। तो वो एडवांटेज ममता बनर्जी लेती है और ये नैरेटिव बनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो फोकस है और फेस वैल्यू जो है वो अभी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही है पश्चिम बंगाल का चुनाव में। और अमित शाह जैसे पूरा एक हफ्ता इधर रहने के लिए, मतलब बंगाल में रहने के लिए आ रहे हैं, ये सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन जब तक खत्म ना हो वो इधर रहेंगे। तो ये जो माहौल बनाए हैं, इसमें से तृणमूल कांग्रेस चाहते हैं कि उनको फायदा है। और भी है कि बीजेपी आ जाएगा तो ये पूरा वेजिटेरियन स्टेट बना देगा, ये नैरेटिव भी है, जिसके लिए हम लोगों ने देखा कि बंगाली न्यू ईयर के दिन, नया साल के दिन बीजेपी का जो कैंडिडेट्स है वो धोती कुर्ता पहन के मछली लेके पब्लिक के बीच में गए और उनका कैंपेन चलाए। तो ये सब नैरेटिव चल रहा है, बट जो रियल इश्यूज होना चाहिए, कुछ विजुअल्स भी आ रहे हैं, वीडियो भी आ रहे हैं जहाँ पे बीजेपी के लीडर्स, तब दिल्ली के आए हुए जो लीडर्स है वो बैठ के मछली खा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, आप हमें बाहर वाला मत समझिए। फिर भी एक है वहाँ का जो लोकल जो पॉलिटिक्स है, लोकल जो चीज है। और एक बात बोला जा रहा है कि जो मणिपुर हिंसा के टाइम पे जितना सिक्योरिटी प्रोविजन नहीं रखा गया था, उससे कई गुना ज्यादा सिक्योरिटी प्रोविजन अभी वेस्ट बंगाल में है। 5 केंद्रीय अर्धसामरिक जो ट्रूप है वो उनके साथ एक साथ बिठा के उनके साथ बात किया गया। उनको आयोग उनके साथ बैठ के बात किए और उससे पहले तो 2 टूक सुनाई दिए थे टीएमसी को कि भय रहित हिंसा रहित इस बार होगा, और पूरा नाम लेके टीएमसी का बोला गया था। और इस बीच और एक बात हुआ है कि जो एरिया में ज्यादा नाम कटा है उसको सुपर सेंसिटिव एरिया के हिसाब से देखा गया है, क्योंकि हंगामा ज्यादा हो सकता है, ऐसा सब है। तो ये जो प्रोविजन है उसको आप कैसे देख रहे हो? और इस तरह का जो पूरा एकदम मिलिट्री जैसा एक एटमॉस्फेयर बना देना वोटर को कितना इनसिक्योर करता होगा? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछे आपने। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदोबस्त किया जाना चाहिए वो सही है एक तरीके से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हर बार चुनाव के टाइम पे पॉलिटिकल वायलेंस होता रहता है और उसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं पहले चुनाव के टाइम पे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि ये सेंट्रल फोर्सेस आए और उसका सिक्योर करे और सेफली लोग वोट देने के लिए जाए, ये इंश्योर करे। लेकिन इस बार जो हो रहा है, मतलब 2 लाख के करीब सेंट्रल फोर्सेस अभी चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में है। बहुत सारे लोग जो इसको आप जैसे बोले कि मणिपुर, कश्मीर, इस इलाका से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इधर एंटी टेररिज्म एक्शन में जो व्हीकल यूज किया जाता है वो व्हीकल लाया गया है कोलकाता में, और वो व्हीकल के साथ रूट मार्च चल रहा है। तो इससे जो हो रहा है, आप सही बोल रहे हैं कि एक सेक्शन के वोटर के मन में थोड़ा डर भी है, क्यों जाए वोट देने के लिए, वो भी होता है ना। ये बाहर का माहौल अगर ऐसा रहेगा, क्यों जाए वोट देने के लिए, वैसा भी हो सकता है। हाँ, और ये चुनाव आयोग का आज ही आया है एक नोटिस आया है, सर्कुलर आया है कि
सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक कोई मोटर बाइक यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो ये भी एक डर का माहौल है। वो किया गया है विद एलिबाई की मोटर बाइक से डराया जाता है, मोटर बाइक से घुमा जाता है गांव में ज्यादातर, और लोगों को डराते हैं। जनरली जो रूलिंग पार्टी के गुंडे हैं वो ऐसा करते हैं कि लोग बाहर ना जाएं और वोट ना दे। लेकिन पूरा ब्लैंकेट बैन करना ये बाइक में, तो ये भी एक कुछ अलग ही सिचुएशन को खड़ा कर देगी ये चुनाव के दिन में, जो मुझे पता नहीं है इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि वो बाहर जाके वोट दे, कि वो डर के घर में ही रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संभावना है ही। हाँ, ये जैसे टीएमसी के मुझे अभी तक जो पता है कि 1000 ऐसे ट्रबल मेकर उनको मतलब ये आइडेंटिफाई किया गया है टीएमसी के तरफ से। वैसे बीजेपी के तरफ से कोई ट्रबल मेकर नहीं है जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वैसा एक तरफा हो रहा है क्या? जो फ्री फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड वाला चीज इस बार वेस्ट बंगाल में बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस का ये एलिगेशन है कि ये जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं। और ये और भी मतलब मजबूत होता है ये जो आइडिया है, क्योंकि जो भी मेजर्स लिया जा रहा है चुनाव आयोग से, उसमें बीजेपी का कोई इसके अगेंस्ट में नहीं है। बीजेपी इसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं उच्चारण कर रहा है। तो इसीलिए जो है कि तृणमूल कांग्रेस का ये जो एलिगेशन वो बड़ा होते जा रहा है कि ये जो चुनाव आयोग है ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो अच्छा। बीजेपी सच में इसमें मतलब बीजेपी बहुत ही खुश है जो भी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो भी रिशफल किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल हुआ है या पुलिस में रिशफल किया गया है, उससे खुश है। और ये जो सेंट्रल फोर्स लाए हैं उससे भी खुश है। बार बार ऐसा स्ट्रिक्चर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसका भी नैरेटिव हो रहा होगा ना ग्राउंड में कि आज ममता बनर्जी को ऐसे बोले, वेस्ट बंगाल के लिए ये बोले सुप्रीम कोर्ट, ये बोले हाई कोर्ट, इसका भी तो आ रहा होगा ना नीचे तक। हाँ, क्योंकि बीजेपी का ये नैरेटिव है कि ये एसआईआर में इतना नाम बाहर नहीं जाते अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती। तो ये नैरेटिव भी बना रहा है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में गई और वो अपना ऑफिसर्स नहीं दिया, इसीलिए ये सब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ा और ट्राइब्यूनल बना। ये सब जो भी हुआ है ये ममता बनर्जी के कारण वाला इंसिडेंट जो हुआ उसका भी मालदा में भी हाँ, लेकिन ममता बनर्जी उसमें थोड़ा मतलब उसके खिलाफ ही थे, ऐसे पोर्ट्रे किया है। और जो भी मास्टरमाइंड है उसको वेस्ट बंगाल सीआईडी ने अरेस्ट किया है। ऐसे भी ममता बनर्जी इसका क्रेडिट ली थी रैली से, पॉलिटिकल रैली से, इलेक्शन रैली से। तो उससे वो थोड़ा डिस्टेंस रखे आपका खुद का। लेकिन ये जो पूरा सिचुएशन है इसके लिए ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा एक नैरेटिव बीजेपी ने बनाया है। इस बार जैसे कि अभिषेक बनर्जी और अदर जो पार्टी मेंबर है उनका जो ईडी रेड वगैरह हो रहा है उसके बारे में भी ममता बनर्जी बार बार बोल रहे हैं। ये सब चल रहा है, ये खाली टीएमसी में हो रहा है या लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस में, कांग्रेस के कैंडिडेट के तरफ भी ये सब जा रहा है? नहीं, जो अभी तक देखने को मिला है कि कोलकाता का राजबिहारी बोल के एक कंस्टिट्यूएंसी है, उधर का जो तृणमूल कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है और इस बार चुनाव में वो कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं, देवाशीष कुमार, उनके घर में ईडी का रेड हुआ, आईटी का रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ, ईडी क्वेश्चन किया है उनको। तो ये सवाल भी आ रहे हैं कि जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है उसी समय क्यों इनको बुलाया जा रहा है और क्यों हैरास किया जा रहा है। लेकिन ईडी भी काम कर रहे हैं अपना, और ये जो करप्शन का चार्जेस है उसका इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और उसके लिए रेड भी चला रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन के पहले ऐसा करना, इसका मतलब ही ये है कि तृणमूल कांग्रेस को डराना
और आपको पता भी है कि तृणमूल कांग्रेस का जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एजेंसी है आईपैक, उसका एक डायरेक्टर को भी अरेस्ट किया गया है और उनका जो ऑपरेशन है कोलकाता में वो भी 20 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। तो ये सभी तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है वही सब करवा रहे हैं और ये किया जा रहा है टीएमसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए और इलेक्शन के पहले इनको डराने के लिए। इसमें कांग्रेस और सीपीएम का कुछ जो भी किए हैं वो प्रेशर पड़ा भी है, क्योंकि पूरा एनर्जी लग रहा है आईपैक से लेकर एसआईआर और बाकी जो हो रहा है उसमें सारा, जैसे ममता बनर्जी टीएमसी का पूरा एनर्जी उसी में चला गया है। इलेक्शन एक तरफ चल रहा है और ये लड़ाई एक तरफ चल रहा है, ऐसा लग रहा है। एकदम और इससे एक फायदा हो रहा था तृणमूल कांग्रेस का, क्योंकि जो रियल इश्यूज है, ये जो करप्शन का इशू है, गवर्नेंस का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, लैक ऑफ इंडस्ट्री का इशू है, वो सब कुछ पीछे चला गया है और एसआईआर सबसे बड़ा चीज हो गया है। लेकिन आपने सही कहा, लोगों का कोई इशू इस बार सामने नहीं आया एसआईआर के चलते। हाँ, क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी हर कोई मीटिंग से ये बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग करप्शन फ्री गवर्नमेंट देंगे और टीएमसी जो है वो लूट करते हैं, ये सब बोल रहे हैं। लेकिन मेजर जो इशू बन गया है अभी ये एसआईआर और इलेक्शन कमीशन का जो भी प्रोसेस वो किया है, एसआईआर से शुरू करके एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल हो जाए और ये सर्कुलर टाइप का आ जाए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बंदोबस्त किया गया है, यही बड़ा हो गया है अभी। ओके और एक बात जरूर पूछूंगी कि वुमेन रिजर्वेशन वाला जो मामला है उसका जो भी हुआ, अमेंडमेंट हुआ, डिलिमिटेशन को लाना था, वुमेन रिजर्वेशन का कार्ड खेले, ये सबको पता चल गया है क्या हुआ, उसका पॉलिटिक्स क्या है, वो पूरा संसद में क्या हुआ उसका पता चल गया है। पर लोगों तक अभी जो नैरेटिव जा रहा है कि ये टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, सपा, इन चारों का नाम बार बार लेके प्रधानमंत्री जो 8:30 बजे अपना वक्तव्य रखे देश के लिए, उसके बाद का क्या माहौल है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा? देखिए, ये मुझे सच में समझ में नहीं आया कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, तमिलनाडु का बात मुझे सच में उतना ग्राउंड लेवल पे पता नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल का सवाल जितना दूर तक है, मुझे ये सच में नहीं समझ में आया कि ये बीजेपी को इतना बड़ा गैम्बल खेलने का क्या जरूरत था। ये बहुत सुइसाइडल है और इरेलेवेंट भी है, क्योंकि ये जो असर है, ये असर वेस्ट बंगाल का जो भी मतलब गांव में जो इलेक्टोरेट है, ये वोटर्स है, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर कुछ असर पड़ने वाला था वो भी था अर्बन एरियाज में, लेकिन बीजेपी जैसे इसको लेके चला, ये डिलिमिटेशन के साथ जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को जोड़ दिया है और ये डिफीट भी हुआ है पार्लियामेंट में, तो उसका फायदा ज्यादा उठा नहीं पाएगा, ये भी मुझे लगता है। अगर उठाते भी तो 2-3% का इधर उधर हो सकता था अर्बन एरिया में, जैसे आप बोल रहे हैं, तो उसके चलते क्यों एक्सरसाइज करना, क्योंकि वेस्ट बंगाल को छोड़ के, तमिलनाडु को छोड़ के और कुछ भी अभी ऐसा नहीं था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के बाद, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, हम लोग बिल बार बार बोल रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को फिर से इंट्रोड्यूस करना, उसमें अमेंडमेंट के लिए बोलना। एग्जैक्टली तो वो असर मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि मतलब 2-4% का भी फर्क पड़ता। जो भी असर है, जैसे मैंने बोला कि वो अर्बन एरिया में थोड़ा हो सकता था, लेकिन वो भी उतना नहीं हुआ है और ये एक फ्यूटिल एक्सरसाइज है, यही मुझे लगता है। इसके पीछे और कुछ कारण है कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को बात होगा कि क्यों सरकार ने ये बिल लाया और अमेंडमेंट बिल क्यों लाया था। ओके, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का अभी रोल कैसे आप देख रहे हो वहाँ पे? क्योंकि हम लोग बात ज्यादातर टीएमसी और बीजेपी के कर रहे हैं, उनसे ज्यादा बात कर रहे हैं इसी का, पर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के क्या रोल है अभी? हाँ, देखिए, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है तो इसमें लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ है, जो 2016 में हुआ था, 2021 में भी जो हुआ था, तो इस बार वो नहीं हुआ है।
और जो हमें देखने को मिला है कि कांग्रेस 294 जो भी सीट है हर सीट में उनका कैंडिडेट दिया है। लेफ्ट का एक बिगर लेफ्ट अलायंस बना है, वो भी 294 सीट्स में लड़ रहे हैं, बाकी सब अलाइज को लेके, सीपीएम बाकी सब अलाइज को लेके। लेकिन इस बार जो है लेफ्ट कितना वोट रिकवर कर पाएगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है मैं बताता हूँ कि जो भी बीजेपी का ग्रोथ हुआ है वेस्ट बंगाल में वो 2019 से अगर आप पकड़ लेते हैं तो वो हुआ है लेफ्ट का एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ वोट्स जो शिफ्ट किया है बीजेपी के तरफ। अच्छा, ऊपर से लेफ्ट का वोट ही गया है, क्योंकि उधर एक थ्योरी चल रहा था लेफ्ट के अंदर भी एक सेक्शन में कि पहले राम उसके बाद बम। उसका मतलब ये है कि पहले बीजेपी को लाओ, ममता बनर्जी को हटाओ और वो जो ऑपोजिशन का स्पेस है वो वाम मोर्चा वो ले लेगा और बाद में बीजेपी के साथ लड़के हम लोग सत्ते में आएंगे। ये एक थ्योरी चल रहा था। तो उनके हिसाब से उनका जो प्रायर जो कंपटीशन है, जो टग ऑफ वार है, वो टीएमसी के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है। हाँ, एक सेक्शन, वो ऑफिशियल लाइन नहीं था। हाँ, लेकिन ये अंदर ही अंदर यही चल रहा था। हाँ, बहुत जगह पे ऐसा हुआ भी है कि लोकलाइज्ड एरिया में लोकलाइज्ड जो मूवमेंट मोबिलाइजेशन हुआ, उधर सीपीआईएम का लोकल लीडर्स वो भी मोबिलाइज किया है कि इस बार बीजेपी को वोट करो, बाद में देखा जाएगा, हम लोग देख लेंगे बीजेपी को, लेकिन अभी तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। लेकिन इस बार जो हो रहा है कि लेफ्ट का जो भी मतलब यूथ ब्रिगेड है उसमें से बहुत सारे नेताओं इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं, जो यंग लीडर्स है वो कंटेस्ट कर रहे हैं और लेफ्ट का आशा ये है कि कुछ वोट रिकवर कर पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना वोट रिकवर कर पाएगा कि वो कुछ सीट जीत पाएंगे, बहुत सारी सीट जीत पाएंगे, ऐसा सिचुएशन अभी तक नहीं है। लेकिन अगर वो वोट रिकवर कर पाते हैं तो वो बीजेपी के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो वोट शिफ्ट हुआ था बीजेपी में वो अगर लेफ्ट की तरफ आ जाता है तो उससे फायदा तृणमूल कांग्रेस को होगा। एक ये है। सेकंड जो है, कांग्रेस इस बार बहुत उम्मीद से ये चुनाव के मैदान में उतरे हैं और उनका ये उम्मीद है कि जो उनका कोर वोट बैंक था, कोर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ जो था, जैसे मालदा में हो गया, मुर्शिदाबाद में हो गया, उत्तर दिनाजपुर में हो गया, तो उधर वो उनका जो लॉस ग्राउंड है वो रिकवर कर पाएंगे और उनको लगता है कि उधर से 2-4 सीट भी जीत पाएंगे। और ग्राउंड सिचुएशन ऐसा है कि वो ऐसा हो भी सकता है। जैसे आपको पता है मालदा में गनी खान चौधरी का जो दबदबा था, कांग्रेस लीडर, उनका जो परिवार का मेंबर्स है, जैसे मौसम बनर्जी नूर जो तृणमूल कांग्रेस का राज्यसभा एमपी भी रह चुकी है, पहले कांग्रेस में थी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में गई और ये चुनाव के पहले वो फिर से कांग्रेस में वापस चली गई। तो वो भी कंटेस्ट कर रही है। अधीर रंजन चौधरी जो बहरमपुर का सांसद थे बहुत सालों के लिए, लास्ट टाइम हार गए हैं 2024 में, वो इस बार बहरमपुर शहर से कंटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सालों बाद वो कोई असेंबली इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका भी उम्मीद है कि वो रिकवर कर पाएंगे। तो ये देखने का बात है कि उतना जो कोर वोट बैंक है मालदा में, मुर्शिदाबाद में, उत्तर दिनाजपुर में, वो रिकवर कर पाते कि नहीं। तो जैसे कि 2021 में वो कोई भी सीट जीत नहीं पाए थे असेंबली इलेक्शंस में, तो इस बार 3-4 सीट जीतने का उम्मीद तो है उनका। वो लोग बोल रहे हैं कि 10-12 सीट भी जीत सकते हैं, लेकिन मुझे देखने को जो मिल रहा है कि 3-4 सीट में वो अच्छा कॉन्टेस्ट करेंगे, अच्छा कर सकते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह जी का वहाँ पे जाके रहना, बार बार जो सब प्रचार ये करना, उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है? मीटिंग एरिया का जो विजुअल है वो क्या बोल रहा है? अभी तो वो वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा वो तो आगे देखेंगे, पर विजुअल क्या बोल रहा है? हाँ, नरेंद्र मोदी जी का मीटिंग में तो बहुत भीड़ हो रहा है, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो एक स्क्रिप्टेड भीड़ है, मतलब लोगों को लाया जा रहे हैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के लिए। तो आप जिसे बोल रहे हैं कि वो भीड़ जो है वो अल्टीमेटली वोट
में कन्वर्ट होगा कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो बीजेपी का लोकल कार्यकर्ता है उनके ऊपर असर जरूर पड़ रहा है और वो मोबिलाइजेशन हो रहा है। पोस्टर बीजेपी का क्या देख रहे हैं आप? दुर्गा, काली, शिव, हनुमान, राम, क्या देख रहे हैं आप? इधर सब कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि आपको पता है कि रामनवमी जो मनाया जाता है 2017 के पहले 2017-18 के पहले वेस्ट बंगाल में किसी को पता नहीं चलता था कि रामनवमी हो रहा है। अच्छा। रामनवमी का मतलब ऐसा था कि हाँ बहुत सारे राम मंदिर है इधर जहाँ पे पूजा होता था, लेकिन रामनवमी मतलब जो माँ बेटे के लिए उपवास करेंगे ये था सेलिब्रेशन। हाँ। लेकिन 2017-18 के बाद से जो बीजेपी इसको ऐसे स्केल पे लेके गया कि रामनवमी के दिन एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए टेंशन होता है। राज्य के हर जगह पे ये टेंशन होता है कि उससे कुछ कम्युनल राइट्स ना हो जाए, उससे कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना हो जाए। और तृणमूल कांग्रेस पहले तो वो रजिस्ट करने का कोशिश किया कि वो रामनवमी में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, वो हनुमान जयंती मनाने की सोचा। लेकिन अभी जो चल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स भी अपने इलाका में रामनवमी का जुलूस निकालते हैं। अच्छा। और आपने देखा होगा ये दीघा में जो उड़ीसा के पास ही है ऑलमोस्ट, उधर जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। ममता बनर्जी ने वो बनाया है दीघा में। फिर कोलकाता के पास न्यू टाउन में दुर्गांगन बना रहे हैं, दुर्गा माता के लिए एक अंगन बना रहे हैं। नॉर्थ बंगाल में महाकाल का मंदिर बन रहा है और शिव का मंदिर बनेगा। अच्छा। तो पश्चिम बंगाल में ये जो राजनीति नहीं थी आज से 15-20 साल पहले, वो वाला राजनीति अभी देखने को मिल रहा है। मस्जिद बनाने वाला जो चक्कर है वो क्या हुआ? अब मस्जिद भी, हाँ वो भी है, मस्जिद भी बना रहे हैं। हुमायूं कबीर जो तृणमूल कांग्रेस में एमएलए रह चुके हैं, वो तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंडेड हो गए और वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन उसका एक कंट्रोवर्सी भी हुआ। एक स्टिंग ऑपरेशन का फुटेज सामने आया जिसमें हुमायूं कबीर ऐसे बोल रहे हैं कि बीजेपी से उनको पैसा मिला है ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। तो उसको तो पहले हुमायूं कबीर ने बताया कि वो पूरा एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन बाद में बोला कि हाँ वो ऐसा इंटरव्यू किया गया था मुझे, बट कुछ पोर्शन जो है वो एआई जनरेटेड है। लेकिन उससे हुमायूं कबीर को धक्का तो मिला ही, लेकिन बीजेपी भी डिफेंस में आ गए। बीजेपी क्योंकि नरेंद्र मोदी भी ये नाम नहीं करके लेके भी इसका जिक्र किया था उनका एक मीटिंग में कि एआई जनरेटेड वीडियो फैला रहे हैं तृणमूल कांग्रेस ऐसे बोल के। तो दोनों तरफ से वही बात हो रहा है कि एआई का मिसयूज हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है यही बात। हाँ दोनों तरफ से ही हो रहे हैं। और अभी एआई से वीडियो बनाना इतना आसान हो गया है कि बहुत सारे हो रहे हैं। और बहुत सारे वीडियोस ऐसा भी है जिसमें आपको समझ में आएगा एआई वीडियो है लेकिन उसका जो मैसेजिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, मतलब दोनों तरफ से ही, तृणमूल की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। तो और लेफ्ट भी अपना तरीके से वो एआई यूज करके वीडियोस बना रहे हैं, तो वो भी चल रहा है। तो इलेक्शन तो इंटरेस्टिंग है पर बहुत चिंताजनक भी है कि लोगों का कोई इशू सामने नहीं आया। अगर जो बोला जा रहा है कि सिलेक्टिव डिलीशन हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो जो वोटिंग का जो अधिकार है वो भी बहुत लोगों का नहीं रहा। अगर वोटिंग का अधिकार नहीं रहता है तो उसके बाद क्या क्या होता है, कोई भी उनको किसी भी चीज में वो उनको जो मिलना चाहिए गवर्नमेंट का जो सब स्कीम्स है उसका मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब उनके मन में भी होगा द्विधा। उसके बारे में आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। और आप क्या सोच रहे हैं कि 294 में से इस बार का क्या नंबर किस तरफ जाएगा, कितना किस तरफ जाएगा? देखिए एक तो बात यह है कि ये जो एसआईआर प्रोसेस चला इसका असर पड़ने वाला है इस इलेक्शन में, इसमें कोई दुविधा नहीं है। जो लोगों का नाम वोटर लिस्ट के बाहर चला गया है उन लोगों के लिए दिक्कत है, क्योंकि ये सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम रहना नहीं है, इसके साथ इनका सिटीजनशिप की मामला भी जुड़ गया है कि वो भारत के नागरिक है कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा हो रहा है। और आप जैसे बोल रहे हैं वो भी सही है कि इसको गवर्नमेंट का जो भी स्कीम का सुविधा मिल रहा था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी
और एक बात पता चला, मुझे अभी याद आ रहा है कि फॉर्म 6 के बारे में भी आया कि 5 लाख जो अप्लाई किए थे उनको बाद में जोड़ा गया इस फॉर्म 6 के आधार पर। ऐसा भी हाँ, एक ये भी खबर आई। बहुत हाँ, ये भी बहुत मिस्टीरियस है क्योंकि जो फाइनल लिस्ट निकला था हाँ एडजुडिकेशन का हाँ, वो जो नाम करके 24 मार्च में जो सप्लीमेंटरी लिस्ट जो आया था। हाँ हाँ हाँ, सप्लीमेंट्री लिस्ट आने के पहले भी जो भी हाँ, उसके आया बाद था उससे तो पहले भी आया था। हाँ राइट, तो वो फ्रीज किया गया था, लेकिन तब भी उसके बाद भी 5 लाख लोगों को जरा जोड़ा गया है वो फॉर्म 6 के माध्यम से। तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये जो है ये सब बिहार से और उत्तर प्रदेश से लोगों को लाया जा रहा है और अच्छा। उनका नाम ऐड किया गया है। लेकिन ये जो स्क्रूटिनी है ये तो लोकल लेवल पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल लेवल के लीडर्स को ही पता है होगा कि कौन अपने इलाका का लोग है कौन नहीं है। और ये तभी कर पाएंगे जब वो फ्रीली अपना पॉलिटिकल जो भी प्रोसेस है उसका एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के वजह से वो भी अगर नहीं कर पाते, लोकल लेवल का पॉलिटिकल लीडर्स जो है, वर्कर्स जो है, जो घर घर जाके मिलाते हैं और स्लिप देते हैं, वोटर स्लिप देते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, और जो भी बूथ का एजेंट रहते हैं वो भी ठीक से काम कर पाएंगे कि नहीं, इसको लेकर भी बहुत चर्चा हो रहा है आजकल। क्योंकि एक ऐसा भी न्यूज सामने में आया था कि ज्यादातर वोटर पॉलिटिकल पार्टी का या कैंडिडेट का जो भी एजेंट होता है वो बूथ के अंदर बैठते हैं। हाँ। लेकिन ये आया था कि इस बार वो बूथ के बाहर बैठेंगे। अच्छा। तो ये भी चला था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाद में बोला कि ऐसा कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन हमें पता नहीं है कि अल्टीमेटली पोलिंग डे में क्या होने वाला है, क्योंकि तो बहुत उसका कुछ असर भी ऐसा हुआ पड़ेगा। है जो बंगाल में ही स्पेशली हुआ है और कहीं पे देखा नहीं गया है। जैसे हाँ, पहली बार कॉलेज बंगाल में देखने के को मिला लेक्चरर है। को भी बोला जा रहा था कि आप भी वोटिंग का जो काम है उसमें आप रहो, जो कि हाँ बहुत हाँ, जो तो आमतौर से ऐसा नहीं ऐसा होता बहुत है। कुछ है। हाँ हाँ, ऐसा बहुत कुछ हो रहे हैं इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में, जो पहले भारत का कोई भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा। तो इसका असर पड़ने वाले हैं। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, अगर आप मुझे पूछते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मैं सच में बता रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज को भी एग्जैक्टली पता चलेगा अभी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी तक जो खबर मिल रहा है कि उत्तर बंगाल में जो एरिया बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड बन चुका था, उसमें बीजेपी अच्छा ही करने वाले हैं। ऊपर से जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, जैसे कि झारग्राम हो गया, पश्चिम मेदिनीपुर हो गया है, पुरुलिया, बांकुड़ा, इधर भी बीजेपी अपना खाता खोल नहीं सकते, मतलब वो पहले भी उधर अच्छा किया था, तो इस बार भी अच्छा करने का संभावना है, ऐसे ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट रहते हैं। लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे जो 12 कंस्टिट्यूएंसी में उसका रिजल्ट अच्छा आया था, 12 में बीजेपी का 12 था शायद, और 29 था टीएमसी का, तो वो 12 कंस्टिट्यूएंसी से और आगे भी बढ़ सकता है उसका रिजल्ट पॉजिटिवली। आप ऐसा देख रहे हो? हाँ, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि मतलब जो भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उससे जो बात हुई मेरा, तो उससे उनको लग रहा है कि लास्ट टाइम तृणमूल कांग्रेस ने जो अच्छा रिजल्ट किया था, इस बार उतना नहीं अच्छा होगा शायद। तो तृणमूल कांग्रेस का भरोसा जो है वो ऑब्वियसली जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज है, जो साउथ बंगाल में एक मेजॉर एरिया है जो जिसमें अच्छा करने का सोच रहे हैं, टाइम ही कर चुके हैं, तो वही अभी तक के लिए सुनने को मिल रहा है। तो ये इलेक्शन जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि पोलिंग डे में क्या होता है वो हम लोग हर टाइम उसके ऊपर नजर रखते हैं, और नजर रखते हैं इसके ऊपर कि तृणमूल कांग्रेस का जो मशीनरी है, वोटिंग मशीनरी है, जो मोबिलाइज करते हैं लोगों को वोटिंग पोलिंग स्टेशन में लेके जाने के लिए, इलेक्शन इंजीनियरिंग जो है उनका खुद का, उसकी जगह पे अभी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन का मशीनरी अभी कैसे काम करता है। इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ओके। वोटर बहुत से चीज से नाराज है, जिसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि सी विजिल में भी बहुत सारा शिकायत पहुंच गया है। देखते हैं कितना डिसिप्लिन से ये इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो पूरा देश के लिए प्रेसिडेंट क्रिएट हो रहा है, वो नेगेटिव टर्म में हम लोग अगर बोले तो। बहुत बहुत शुक्रिया। पर
4 मई को फिर हम लोग बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, अगर आप टाइम दे पाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया संबित जी, इतना टाइम आप दिए और वेस्ट बंगाल का जो अभी माहौल है इलेक्शन का, उसके बारे में आप इतना कुछ बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। आमे थैंक यू, आलोचना बहुत बहुत करुथिलु शुक्रिया। आमे आलोचना करुथिले निर्वाचन संपर्क पश्चिम बंग परिस्थिति जहाँ रही 23 रे प्रथम पर्याय मतदान रही, 29 रे द्वितीय पर्याय मतदान एवं एसआईआर को लेकरी पश्चिम बंग जो परिस्थिति रही ताकू केंद्र करी ममता बनर्जी लड़ई बीजेपी सहित निर्वाचन आयोगों सहित एवं एथर बीजेपी चाहिए जे पूर्व अपेक्षा भल फलाफल करने किंतु शेष विजय क्या मिलिबो, ममता बनर्जी पुणी थे क्षमता बजाय रखी पारुछंती कि नहीं आगामी समय कहबो। हमको से पर्यंत अपेक्षा करिया को पड़िबो, किंतु सबुठु बड़ कथा होची मतदान श्रृंखलित एवं सुरक्षित भाव में हेबार आवश्यकता रही, हिंसा रहित हेबार आवश्यकता रही, से हमको अपेक्षा करिया को पड़िबो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची। नमस्कार।